अब चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, यानी लघु और दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। जैसे कि खंड ब में इतिहास विषय है, तो एग्जाम में आंसर में कॉपी में लिखेंगे इतिहास और निर्देश के अनुसार जवाब देंगे। जैसे इतिहास से 3 लघु उत्तरीय है। पहला प्रश्न क्या है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। दूसरा अक्टूबर क्रांति क्या है, और तीसरा है रोलेट एक्ट क्या था। मान लेते हैं 1 से 3 तक हमको पता है, तो चलिए तीनों का आंसर लेते हैं, यानी जो कन्फर्म है 3 ठो वही आंसर लेना है। तो चलिए आपके सामने 1 नंबर का आंसर देखते हैं, ध्यान दीजिए। 1 नंबर का आंसर क्या है, सर्वहारा वर्ग का, कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। आप 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक ही बार में समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न था अक्टूबर क्रांति क्या है, तो आंसर देखिए। 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, और अक्टूबर के दिन था, और ऐसा जो हुआ था, यानी कि 25 अक्टूबर है, अतः इसी को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको कन्फर्म मान के चलिए मालूम है, तो आंसर सटीक कैसे लिखें। अगर आप कभी नहीं भी पढ़े हैं फिर भी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था अंग्रेजों द्वारा। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारियों में उभरती हुई राष्ट्रीयता की भावना को दबाना था, जो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय था कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण और परिणाम। मान लेते ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका सटीक आंसर कैसे लिखेंगे। एक प्रश्न के बाद जब दूसरा प्रश्न हल करेंगे या बनाएंगे तो एक लाइन छोड़ देंगे, देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर भी मार्क देते हैं। तो कॉपी लिखने का भी तरीका इसमें है और क्वेश्चन बनाने का भी तरीका है। तो लिखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण है, ऐसे लिखेंगे डैश दे के नीचे से। नंबर 1, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष भारतीयों में। दूसरा, आर्थिक कारण। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। चौथा, साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। तो ये प्रमुख कारण जो है दे दिए गए हैं। अब इस कारण के रिजल्ट क्या आए, परिणाम क्या आए, देखिए शानदार आंसर है। जितना आपको दिमाग में बैठेगा उतना ही लिखना है, ज़्यादा लफड़ा में नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन मिल भी जाए कहीं से कुछ भी, अगर गलत क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। तो जो आपको पहले से पता है, जो पहले से याद है, वही आपके लिए जो है मददगार होता है। तो चलिए जान लेते हैं राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम। नंबर 1, सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण कृषि कुटीर उद्योग धंधों के नष्ट होने से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। किसमें, भारतीयों में। दूसरा, अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के फलस्वरूप शोषण के शिकार कृषक, यानी भारतीय कृषक, मजदूर आदि सभी वर्ग के लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष की भावना जागृत हुई। यह परिणाम निकला राष्ट्रवाद के उदय के कारण से। ठीक है। अब उसके बाद है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यही था, तभी जो देखे थे कि राजनीति विज्ञान लिख देंगे आंसर में, क्या लिख देंगे। और अगर इसमें 2 ही प्रश्न मांग रहे हैं निर्देशानुसार, तो 2 ही प्रश्न लघु उत्तरीय से बनाना है। जैसे 7 नंबर का नंबर, तो जैसे जो है वही नंबर देना होगा, लेकिन जो आपको बनेगा 2 गो है तो 2 गो। लोकतंत्र जनता के द्वारा था, जनता के शासन है कैसे। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सटीक आंसर। मान लेते ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऐसे लिखेंगे, राजनीति विज्ञान दे देंगे, आंसर में लिखेंगे लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, यानी जनता ही सब कुछ होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें तो 2 को ना बनाना है, पॉलिटिकल में ये भी ध्यान रखना है, 2 को मानना है, तो जो कन्फर्म हो। तो मान लेते हैं ये 9 नंबर का कन्फर्म है आपको, दवा समूह से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर, सटीक आंसर देखते हैं। लिखेंगे जब कभी जनसंघर्ष होता है या आंदोलन होता है
तब राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। एक समूह होते हैं व्यक्तियों के। दबाव समूह किसी आंदोलन का समर्थन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु करते हैं और जनहित में कार्य करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय राजनीतिक शास्त्र का। तो दीर्घ उत्तरीय में भी आपको 2 प्रश्न है, लेकिन एक ही बनाना है, ये भी ध्यान रखना है ना। एक ही बनाना है। जैसे 10 नंबर में है 2 प्रश्न, जैसे नगर निगम के प्रमुख कार्यों को विस्तार से लिखें या भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें। मान लेते इसमें अथवा वाला आपको याद नहीं है, आपको याद है नगर निगम के प्रमुख कार्य। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? सटीक आंसर देखिए, ऐसे लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय है, थोड़ा ढंग से लिखना होगा। लिखेंगे नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नगर की सफाई करना। 2 पेयजल की व्यवस्था करना यानी पीने का पानी का। 3 सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। 4 सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। 5वां नालियों की सफाई करना। 6वां आग से सुरक्षा। और 7वां शमशान घाट का प्रबंध करना। और 9वां मनुष्य तथा पशुओं के लिए अस्पताल खोलना। ये जो है नगर निगम के प्रमुख कार्य हैं। जैसे पटना नगर निगम है, ठीक है, बड़े शहरों में, तो ये मुख्य कार्य है नगर निगम के। ये ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो राजनीतिक शास्त्र हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। परीक्षा देने की टेक्निक और कॉपी लिखने की जो है स्टाइल बता रहे हैं सिर्फ, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे भी आपको। अब जैसे इसमें आगे अगला सब्जेक्ट, अगला विषय अर्थशास्त्र। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अर्थशास्त्र, और इसमें देखेंगे निर्देश क्या है, 2 प्रश्न, 2 ही का जवाब देना है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, जैसे 11 नंबर में आ गया बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, आपको याद है, इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद मान लेते हैं 12 आपको कंफर्म नहीं है, 13 कंफर्म है। 2 ठन बनाना है। किसानों को साख या ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? चलिए आंसर देखते हैं। मान लेते हैं अर्थशास्त्र में आपको 11 नंबर का बनाना है, ठीक है। तो क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी? आंसर जिसका एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व होता है, एक से अधिक देशों में, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इनकी क्रियाएं अनेक राष्ट्रों में फैला रहता है, ठीक है। और जैसे किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, सब जानते हैं, सभी किसान के अगर बच्चे हैं तो आपको पता होगा। तो आंसर लिखेंगे किसानों को खाद बीज आदि खरीदने, मजदूरी चुकाने तथा ब्याज आदि का भुगतान करने हेतु साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसान शब्दों में आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन आएगा सीधे छाप देना है। किसानों को खाद बीज आदि खरीदने, मजदूरी चुकाने तथा ब्याज आदि का भुगतान करने हेतु साख या ऋण की आवश्यकता होती है। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब अगला इसमें है जैसे कि दीर्घ उत्तरीय, और एक ही प्रश्न आपको बनाना है। जैसे सतत विकास समय की आवश्यकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। मान लेते हैं याद नहीं है, तो अथवा वाला बनाएंगे। मानवाधिकार के महत्व पर प्रकाश डालें। मानव का जो अधिकार है, आप जो जन्म लिए हैं धरती पर, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए 14 नंबर का आंसर जो है अथवा वाला लगा लेते हैं, एक ही ठन बनाना है। तो यहाँ से आंसर देखिए आपके सामने सटीक आंसर है। एक बार सिर्फ देखेंगे वीडियो को, माइंड में बैठ जाएगा। जैसे अथवा बना रहे हैं तो आंसर में अथवा देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मानव अधिकार मूलतः वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को या व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे आप। ये नगर पालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक, विश्व स्तर तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार हर जगह है, यानी सार्वभौमिक हैं, इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र फ्री जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है, यही है मानवाधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विवेक की स्वतंत्रता है, ये जो है इसका महत्व है। तो यहाँ से अर्थशास्त्र भी हो चुका। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद आपको भूगोल में, ज्योग्राफी में प्रवेश करना है। तो इसके लिए निर्देश क्या है, इनमें भी 3 प्रश्न का उत्तर देना है जो लघु उत्तरीय है, 3 का, और दीर्घ में 1 का। जैसे लघु में 15 नंबर में आ गया सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताएं, ठीक है। और 16 को पढ़िए लेंगे पहले 3 ठो। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारक बताएं। उसके बाद 17 पढ़े वन एवं वन्यजीवों के महत्व। ये तो आसान है, आप लिख सकते हैं। मान लेते याद आपको नहीं है, आपको नहीं बन पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर का लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है। तो चलिए 18 यानी कि 3 प्रश्न इसमें से बताते हैं। इसे पहला देखते हैं
यहाँ पर जो है सड़क परिवहन वाला। तो भूगोल से देखिए लिखेंगे तो एग्जाम में कॉपी में भूगोल लिख देंगे और 15 नंबर का अगर बना रहे हैं तो आंसर में देंगे सड़क या उभर खाबर धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है। कौन? सड़क। दूसरा, सड़क परिवहन अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों कम दूरी के परिवहन में कम खर्चीला है। बिल्कुल आप सभी जानते हैं, सड़क पर चलते हैं। तीसरा, सड़क परिवहन के माध्यम से घर सेवाएं इजीली अवेलेबल होती हैं, आसानी से उपलब्ध होती हैं। चौथा, सड़क मार्ग रेल मार्ग के लिए सहायक मार्ग के रूप में कार्य करता है। कितना सटीक आंसर है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, इस टाइप का सारा क्वेश्चन छूमंतर हो जाएगा। चलिए, अब ज्योग्राफी में आ गया दीर्घ उत्तरीय। इसमें भी दीर्घ उत्तरीय एक ही बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन 20 नंबर में दीर्घ उत्तरीय है। यहाँ पर गेहूं के उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। या नीचे में भारत का मानचित्र बनाना है और नरोड़ा, काली मिट्टी, दिल्ली, कांडा प्रमुख क्षेत्र दिखाना है। मान लेते हैं भारत का मानचित्र आपको नहीं आता है, तो 20 नंबर में जो है गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा, चलिए इसी को देख लेते हैं और मिल जाएगा आपको यहाँ से। दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर 4 मार्क के हैं, ध्यान रखना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स एवं प्यारे साथियों, ध्यान से देखिए गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशा का आंसर देंगे। 20 नंबर का अगर बना रहे हैं तो गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। जैसे पहले चावल है, गेहूं शीतोष्ण फसल है। चावल की तरह ही है ना, चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा उत्पादक देश है। कौन? इंडिया। इसकी निम्नलिखित उपयुक्त दशाएं हैं। जैसे नंबर 1, फसल यह रबी फसल है। पूछ देगा गेहूं क्या है तो आंसर देना रबी फसल, लेकिन चावल वो क्या होगा? खरीफ फसल। वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम, फसल करते समय वर्षा हानिकारक है। तीसरा है तापमान बोते समय ठंडा तथा आर्द्र तापमान आवश्यक है। 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। किसके? गेहूं के लिए। और गेहूं काटते समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए। और मिट्टी कैसी चाहिए गेहूं के लिए? दोमट मिट्टी चाहिए। जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी में बताया है, दीर्घ उत्तरीय है, उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। गेहूं की कृषि भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों तक सीमित है। जैसे उत्तरी पश्चिमी भागों का मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी गुजरात तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब है गेहूं उत्पादक राज्य। तो दीर्घ उत्तरीय को ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार सुन लेना है, याद हो जाएगा। अब मान लेते हैं साथियों कि आपको आपदा प्रबंधन बनाना है, तो इसमें निर्देश पढ़ेंगे। आंसर में तो आपदा प्रबंधन दे देना है, निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 से 23 लघु उत्तरीय हैं। इनमें 2 प्रश्न का जवाब देना है। कितने का? 2 प्रश्न का। जैसे 21 नंबर का आपको बनाना है, 2 ठो बनाना है। सुनामी क्या है स्पष्ट करें। ठीक है, या जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। मान लेते ये आपको याद नहीं है, आंसर ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 22 को छोड़ देंगे, 23 में देखेंगे। आसान है। प्राकृतिक आपदा व मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही आसान है। तो सुनामी क्या है? समुद्र में जो भूकंप आती है वही सुनामी है। फिर भी आंसर आपको मिला देते हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिए, सुनामी क्या है आंसर में लिखेंगे। 21 नंबर का बनाना है कि भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। लेकिन यही जब महासागर की तली पर या समुद्र की तली पर होता है, जब महासागर या समुद्र की तली पर भूकंप होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, बस इतना ही बहुत काफ़ी है। अब उसके बाद 22 को आपको छोड़ना था क्योंकि 22 कन्फर्म नहीं है। फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, अगर आंसर मिले तो। आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अति उपयोगी है, अति आवश्यक है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता कसौटी होता है कि प्रशासन जो है कितना एक्टिव है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना उसका प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। यदि वो कंफर्म नहीं है आंसर तो आप प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में अंतर लिखेंगे कि प्रकृति पर पड़ने वाली किसी भी प्रकार की विपत्ति को आपदा कहते हैं। प्रकृति द्वारा जो घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, और आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव जनित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मानव जनित आपदा क्या है? जो मानव के द्वारा घटित होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप,
बाढ़, सुखाड़ ये प्राकृतिक आपदा है, और रेल दुर्घटना, आतंकवाद, आग लगी, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों समझ गए, एक वीडियो में तमाम क्वेश्चन बनाने का तरीका और कैसे बनाना, कैसे मार्क लाना है, सारा कुछ बता दिया गया है निर्देश के साथ। ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं तो आप 80 में 80 ठोक के आएंगे। चलिए आशीर्वाद के साथ वीडियो के एंड करते हैं। आपका एग्जाम शुभ हो। धन्यवाद।